के नाम से संबोधित किया जाता है? अगर आदि कवि पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? वाल्मीकि। अगर पूछा जाए आदि रामायण तो रामायण को आदि ग्रंथ पूछा जाए तो रामायण को आदि ग्रंथ के नाम से संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं इसको पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद इसके प्रश्नों का आंसर देना है। चलिए हम आपको निकलवाते हैं इसका आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी सौराष्ट्र मंडले पोरबंदर नामनी, यानी महात्मा गांधी का जन्म सौराष्ट्र मंडल के पोरबंदर नाम के लघु नगर में हुआ था। अब इसको पहले हम तोड़ लें। ऊन सप्तति, यू लगाए ना तो ई की मात्रा हो जाएगी ऊन सप्तति। ऊन सप्तति का मतलब क्या होता है? सप्तति का मतलब होता है 70 और 70 ऊन मतलब एक कम, तो 70 में एक जब कम होगा तो 69 हो जाएगा। 69 होगा कि नहीं होगा? तो यहां तक उत्तर, ठीक है। इति सप्तति उत राष्ट्रादश सप्तोत्तर अष्टादश शततमे, अष्टादश शततमे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अष्टादश कहते हैं 18 को और शततमे मतलब 100, तो 1800 और यहाँ पर 69 और लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1869। क्या हो जाएगा? 1869, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो साथियों 1869 को ख्रीष्टाब्दे अक्टूबर मास से द्वितीय दिनांके, अक्टूबर मास की द्वितीय दिनांक को स्वजन्मा धरती तलंचकारा, इन्होंने धरती पर जन्म लिया था, यानी इन्होंने धरती पर अवतार लिया था। तस्य पिता, उनके पिता करमचंद्र, उनके पिता जो थे वो करमचंद्र थे। माता पुतलीबाई थी। माता कौन थी? माता पुतली देवी। आस्था माता पुतली देवी थी। पुत्र नामना सह, पुत्र के नाम के साथ कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि पुत्र नामना सह, पुत्र के नाम के साथ। पितुर देखिए इस यहाँ पर देखिए ये रा हो जाएगा ना, तो पितुर नामापि, पितुर नामापि, पितुर मतलब पिता का, नाम अपि नाम भी, यानी पुत्र के साथ पिता का नाम भी प्रयोग करने की तत्र परंपरानुसार, उस समय की जो परंपरा थी, उस समय की परंपरा ये मानी जाती है कि पिता के नाम के, पुत्र के नाम के साथ साथ अपने पिता का नाम भी लगाना पड़ेगा। इस उस समय की परंपरा थी। शाह मोहनदास करमचंद गांधी थी नामने प्रसिद्धा, वह मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पहला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो फटाफट बताइए। पोरबंदर में, जयपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सौराष्ट्र मंडल पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। आगे देखिएगा, लिखा है पोरबंदर नामक नगर कहाँ स्थित है? जो पोरबंदर नामक नगर है वो कहाँ है? आगरा में है, दिल्ली में है, अलीगढ़ में है, सौराष्ट्र में है? तो साथियों गुजरात के सौराष्ट्र में है। कहाँ पर है? गुजरात के सौराष्ट्र में है। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम क्या था? देखिएगा फिर से इस प्रश्न को। तस्य पिता करमचंद्र, तस्य पिता करमचंद्र। तो भैया इनके पिता का नाम क्या था? पहले लिखा है मोहनदास करमचंद्र, मोहनदास मोहनचंद्र करमचंद, तो बी विकल्प हो जाएगा। इनके पिता का नाम करमचंद्र था और इनका नाम मोहनचंद्र था, है ना? तो सही विकल्प आपका वी जाएगा। आगे देखिएगा, अगला कहता है महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? पहला है सुशीलाबाई, पुतली देवी, लक्ष्मी देवी, सीता देवी। तो साथियों जो पुतली देवी था ना, पुतली बाई, जिनको हम क्या कहते हैं? पुतली बाई कहते हैं। तो पुतली बाई के नाम से कौन जाना गया है? पुतली बाई के नाम से साथियों जाने गई है महात्मा गांधी जी की माँ। कौन? महात्मा गांधी जी की माँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लिखा है, छूट तो नहीं गया है? कोई प्रश्न हो जाता है ना कभी कभी। देखिए यहाँ पर लिखा है आस्ताम में लकार पुरुष बताइए।
तो अस्ति स्था संति अस्ति स्थाय अस्मि स्वाहा स्मा ये कौन सी थी? ये लट लकार थी। आसीत आस्ताम आसन ये लंग लकार की थी, ये हमने बताई थी। तो लंग लकार में आसीत आस्ताम आसन, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस, आस्म आशु आस, आसम आशु आस। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है आस्ताम। तो आस्ताम क्या है? प्रथम पुरुष द्विवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो साथी यहाँ पर लगा है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? आसीत हो जाएगा। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या हो जाएगा? आसन हो जाएगा, है ना। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अस्थि हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है? डी, कोई नहीं। डी, कोई नहीं। जिन लोगों ने बी आंसर लगाया सभी का गलत है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है माता च पिता च का समस्त पद है। माता च पिता च, देखिएगा अब यहाँ पर क्या है? माता और पिता, क्या कहा गया है? माता और पिता। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? ये किस वचन का है? द्विवचन का है साथियों। कितना है? द्विवचन का है, यानी यहाँ पर द्वंद है। क्या है? द्वंद है। तो जब हम माता से पिता कहेंगे इसमें एक ही पद बचता है, वो कौन सा है? पिता का है। हमेशा नर पद शेष रहता है, पितरऊ होता है। तो साथियों जो पितरऊ है वो किसमें हो जाएगा? द्विवचन में हो जाएगा। पितरऊ किसमें हो जाएगा? द्विवचन में होगा, द्वंद हो जाएगा। सही विकल्प आपका क्या जाएगा? बी जाएगा, मात्रऊ नहीं होगा। ये बात याद रखना कि जब समास करेंगे हम ना, द्वंद्व समास, तो उसमें सदैव पुरुष पद प्रधान रहेगा। किसमें? पुरुष पद प्रधान रहेगा। जैसे अगर चटका चा, ये वाला लिखा है ना, चटका चा, चटका चा, है ना, चटका चा, चटका चा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चटक पुरुष है और ये चटक स्त्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा चटका चटकऊ, यहाँ पर हो जाएगा चटके। तो चटके नहीं होता है, क्या होता है? चटकऊ होता है। तो याद रखिए पुरुष यानी नर पद प्रधान होता है, उसी के अनुसार पद चलते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पुत्र नामना सह, यहाँ सह के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? पीछे भी हमने बताया था, जहाँ पर लिखा था पुत्र नामना सह। तो यहाँ पर पहला है प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया। तो याद करिए सहयुक्त प्रधाने, सहयुक्त प्रधाने कहने का अर्थ है सह, साकम, समम, सार्धम, है ना। तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर साथियों आपकी हो जाएगी तृतीया। याद रखिएगा साधकतम करणम, साधकतम करणम, ये बात भी याद रखिएगा। एनांग विकारा, एनांग विकारा, ये सभी चीजें आपको तो ओरली याद होनी चाहिए। डी विकल्प आपका राइट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है प्रयुक्तम में प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लिखा है? प्रयुक्तम। चलिए बात करते हैं। पहला लिखा है अनियर, अनियर, अनियर का क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है। तव्यत का तव्य शेष रहता है। अकता का ता तम शेष रहता है। तुमुन का तुम शेष रहता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर साथियों हमने देखा है तम लगा है। क्या लगा है? तम लगा है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, प्रयोग तम हो जाएगा। क्या होगा? प्रयोग तम हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? सा किस लिंग का रूप है? देखिए अगर साथियों कहा जाए सा, तो ये वाला कौन सा है? ये वाला आपका पुल्लिंग है, जिसका अर्थ होता है वह। और वहीं पर बात करें ये इस सा का अर्थ क्या होता है? ये स्त्रीलिंग में आता है और इस सा का अर्थ होता है वह। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। जैसे वह जाती है, वह
जाती है, तो लड़की है ना, तो स्त्रीलिंग में वह के लिए सा लगाएंगे। वह जाता है तो ये वाला सा लगेगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा पूछा गया है तो पुल्लिंग हमारा राइट आंसर होगा, पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है अतः अव्यय किसका बोधक है। अब ध्यान से देखिएगा, अतः जैसे मैं आपसे कहूं मैं सही टाइम से चली थी, ध्यान से सुनिएगा, मैं सही टाइम से चली थी लेकिन बीच में कुछ लोग मिल गए अतः मुझे लेट हो गए, अतः हम लेट हो गए। तो जो अतः है वो क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी जब दो को जोड़ता है तो क्या करता है, समुच्चय बनाता है, यानी संयोजक का कार्य करने लगता है। किसका, संयोजक का कार्य करने लगता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न तो है नहीं, समय है नहीं, रीति नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, 11 का डी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप है। गुरु शब्द का तृतीया द्विवचन का रूप है। सुनिए, गुरु गुरु गुरुवाह, गुरु 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 गुरुह, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, तो गुरु गुरु गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम। अगर गुरुणा की बात करें तो ये तृतीया एक वचन होगा, क्या होगा, तृतीया एक वचन होगा। गुरुभ्याम, गुरुणा गुरुभ्याम, ये क्या हो जाएगा, ये आपका तृतीया द्विवचन हो जाएगा, तृतीया द्विवचन हो जाएगा। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, है ना, तो ये नहीं होगा। गुरु गुरु गुरुवा, ये क्या होगा, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। यहाँ पर पूछा गया है गुरु शब्द तृतीया द्विवचन पूछा गया है, तो बी विकल्प आपका राइट जाएगा, बी विकल्प आपका सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है वागदानम इत्यत्र का संधि। देखिए यहाँ पर लिखा है वागदानम, है ना, तो यहाँ पर हमें का खा गा, तीसरा वर्ण है, कैसा है, आधा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जिसमें तीसरा वर्ण आता है उसमें साथियों जसत्व संधि होती है। क्या होती है, जसत्व होती है। जस वर्ण किसे कहा जाता है, तो वर्गों के तृतीय अक्षर, वर्गों के जो तृतीय अक्षर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जसत्व कहा जाता है। तो साथियों जो जसत्व होता है, जस जस क्या होता है, वर्गों के तृतीय वर्ण होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस में आपके तीसरे वर्ण आएंगे। इस सूत्र में क्या होगा, सा या चा छा जा जा वहां आएगा, ठीक है। स्वर की बात करें तो स्वर आएंगे, विसर्ग की बात करें तो विसर्ग आएंगे। यहाँ पर आपका बी विकल्प सही चला जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है तत्रैवोक्तम, यहाँ पर लिखे लेते हैं तत्रैवोक्तम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा आ प्लस ए में डिवाइड होगी, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, तत्र प्लस एव हो जाएगा, एक डिवीजन हो गया। अब ओ की मात्रा किसमें होती है, आ प्लस ओ में होती है, अरे किसमें होती है, कभी कभी गलत बोल देते हैं, किसमें होती है, आ प्लस ऊ में होती है, किसमें, आ प्लस ऊ में होती है। तो एव में तो आ लगा हुआ है, अब बचा क्या, उक्तम बचा है, ठीक है। तो जब आ ए से मिलेगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, जब आ ऊ से मिलेगा तो ओ की मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है तत्र धन एव धन उक्तम, तत्र धन एव धन उक्तम, उक्तम होगा नहीं, तत्र होगा नहीं, है ना, तत्र धन एव यहाँ और लिखा है ये भी नहीं होगा, तो राइट विकल्प हमारा पहला ऑप्शन ही रहेगा, पहला विकल्प ही हमारा राइट जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चैव इत्यस्य कथम विच्छेदा अस्ति, किसका लिखा है, चैव का लिखा है, तो जल्दी से साथियों कमेंट करिएगा। यहाँ पर ए है ना, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, पहला हमारा आ रहेगा, दूसरा आपका ए रहेगा। तो चा में जब आ जोड़ेंगे तो चा हो जाएगा, और शेष हमारा वा बचा है, तो ए प्लस वा क्या हो जाएगा,
एव, एव मतलब होता है ही, एव मतलब ही होता है। अगर पूछा जाए कौन सी संधि है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि है, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, चाधन एव आ जाएगा। चौथा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है। आगे देखिएगा, लिखा है धैर्य प्लस मतुप। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखा है, धैर्य लिखा है, प्रत्यय कौन सा है, मतुप है। तो मतुप प्रत्यय की विशेषता है, क्या होता है, मान, मति, मत, मत शेष रहता है। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं बान, वती, बत। क्या देखते हैं, बान, बती, बत। तो साथियों अगर होता बुद्धि, अगर होता बुद्धि तो बुद्धिमान होता, लेकिन धैर्य अगर लिया है तो धैर्य में क्या जुड़ेगा, वान जुड़ेगा, धैर्यवान, धैर्यवती, धैर्यवत, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बुद्धिमत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धैर्यवान हो जाएगा। आपका बी विकल्प सही जाएगा, बी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं बिलोकियन पदे प्रत्यया वर्तते। बिलोकयन, बिलोकयन। अब देखिए सबसे पहले सानच, सानच में जुड़ता है मान, मान नहीं जुड़ता है, आन जुड़ता है, लेकिन याद रखिए मान जुड़ता है। ल्यूट की बात करें, ल्यूट की बात करें तो ल्यूट में क्या जुड़ता है, नम जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नम जुड़ता है। अक्ता की बात करें तो क्या जुड़ता है, ता, ता, तम जुड़ता है। सत्र की बात करें तो अत, अन, अंति जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं भैया, बिलोकत, बिलोकियन, बिलोकंती, हाँ भाई अन हो सकता है, बाकी में भी देख लें। बिलोकता, बिलोकता, बिलोकतम नहीं है, बिलोकनम, बिलोकमान, तो क्या हो जाएगा आपका पहला विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही जाएगा। जिसके गलत हो रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द्विमात्रिका वर्णा कथ्यते, यहाँ पर क्या लिखा है, द्विमात्रिका, पहले समझिएगा। तो द्वि किसको कहते हैं, द्वि कहते हैं दो, मात्रिका मतलब मात्राओं, मात्रिका मतलब मात्राओं, तो दो मात्राओं के योग। अब दो मात्राओं का योग किसमें होता है, हस्त स्वर में एक मात्रा होती है, दीर्घ में दो मात्राएं होती हैं, फ्लुत में तीन मात्राएं होती हैं, और व्यंजन में आधी मात्रा होती है, व्यंजन में आधी मात्रा होती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर साथियों राइट विकल्प आपका हो जाएगा वी। दीर्घ पूछ रहा है ना, तो वी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है बाह्य प्रयत्न भवति, यानी यहाँ पर पूछ रहा है बाह्य प्रयत्न। तो अगर बात करें प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका बाह्य प्रयत्न होता है और साथियों दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न होता है। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार के होते हैं, जबकि बाह्य प्रयत्न के 11 होते हैं। कितने, 11, जिसमें आपके 8 व्यंजन के होते हैं, व्यंजन के 8 होते हैं, और साथियों स्वर के होते हैं 3। स्वर के कौन से होते हैं, उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, और साथियों स्वरित होता है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता है। जबकि व्यंजन की बात करें तो ध्यान से सुनना है कि हमने आपको बताया था अस्विखर, अस्विखर मतलब अघोष, श्वास और विवाह। ठीक है, हस ना सास, यानी हस प्रत्याहार में क्या होता है, नाद होता है, सघोष होता है और संवार होता है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अल्प प्राण होता है और महाप्राण होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 हो गए। तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, पहला विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है समान स्वर युग्म भवति। समान स्वर युग्म किसे कहते हैं, तो समान स्वर मतलब स्वर युग्म मतलब जोड़ा। आपको बताना है समान स्वरों का जोड़ा कौन सा है, जो आपको विकल्प दिए हैं इनमें समान स्वरों का जोड़ा का प्रयोग किसमें किया गया है। तो पहला दिया है अ आ,
अ आई आ उ ई। तो इसमें असमान है, इसमें भी असमान है, इसमें भी असमान है। ये जो है वो आपका समान स्वर है। कैसा है? समान स्वर है। तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, यही विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम भवति। ए और ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है किसका? ए या ऐ का। तो ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई से, जबकि ऐ किससे बनकर मिलकर बनता है? आ प्लस ए से। और ए किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है आ प्लस ई से। तो यहाँ पर ए के लिए आपको कितने आ चाहिए? 2 आ प्लस ई। आ कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ई आपका तालु से बोला जाता है। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। जबकि यहाँ पर हम बात करें तो आ और ई, आ किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ई आपके तालु से बोली जाती है। तो इसका भी हो जाएगा कंठ तालव्य ना। अगर यहीं पर दिया होता ओ और औ तो कंठोष्ठ होता। अगर अंग दिया होता तो नासिका हो जाता। सही विकल्प आपका क्या जाएगा? पहला विकल्प राइट जाएगा। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? फटाफट कमेंट करिएगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है महामोदकम रोचते। महा मतलब मुझको, मोदकम मतलब लड्डू, रोचके रोचते मतलब रुचिकर लगते हैं। मुझे मोदक रुचिकर लगते हैं, मुझे मोदक अच्छे लगते हैं। इस पद में चतुर्थी किस सूत्र से होगी? यानी जो चतुर्थी विभक्ति है वह किस सूत्र से होगी? पहला दिया है कर्मणा यम विप्रति संप्रदानम, यानी दान देने के योग में, दान देने के योग में। दूसरा लिखा था रुच्यर्थानाम प्रेमाणा, यानी रुचिकर वस्तुओं के योग में, रुचिकर वस्तुओं के योग में, या हम कह सकते हैं रुचि या पसंद के योग में। तीसरा कहा गया क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय इनके योग में। या चौथा चतुर्थी संप्रदान, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको प्रिय वस्तु की बात कर रहा है। वी विकल्प आपका राइट जाएगा, वी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भाई इतने बी क्यों बना देते हो? एक बी ही काफी है। कह रहा है संकल्प में उपसर्ग है, संकल्प में उपसर्ग है। ध्यान दीजिएगा। तो ये आज ही ये जो संधि में बताया था संकल्प, संकल्प की बात करें तो इसके ऊपर क्या है? अनुस्वार है ना। तो अनुस्वार हमेशा किसमें रहता है? मा में। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा? सम रहेगा। और शेष बचा हुआ क्या रहेगा? कल्प, यानी सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प। तो अगर कभी पूछा जाए उपसर्ग कौन सा है तो सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सम उपसर्ग है। और पूछा जाए शब्द कौन सा है तो साथियों कल्प जो हो जाएगा वह शब्द हो जाएगा। कल्प एक समय का आपको इंडिकेट करता है, यानी युगों का ग्रुप होता है, युगों का समूह होता है जिसको कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प कहते हैं। आगे देखिएगा। यहाँ पर कहता है अवज्ञा में उपसर्ग है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम आपके सामने बच्चा लिख दें अवज्ञा, क्या लिखा है? अवज्ञा। तो आप इसमें दो शब्द छाटिए तो आप क्या कहोगे? एक शब्द है अव और दूसरा बचा गया। नहीं भाई, अगर आप अव निकालोगे तो शेष क्या बचेगा? आज्ञा बचेगा, क्योंकि अर्थ होना चाहिए। तो अब क्या है? अब आपका उपसर्ग है और आज्ञा क्या है साथियों? तो ये आपका शब्द है। क्या है? शब्द है। अब प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा? अब प्लस आज्ञा अवज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर राइट विकल्प क्या होगा? अति होगा, आ होगा, अप होगा, अब होगा। तो सही विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा, अब होगा। लिखा है अस्वस्था में समास है।
शायद कल हमने आपको उपगंगम के विषय में बताया था, है ना, जो माई मिस्टेक से कहते हैं गलत हो गया था। कल हमने आपको एक समास बताया था उपगंगम, है ना। तो उप मतलब क्या होता है, समीप होता है, जो क्या है, जो साथियों आपका उपसर्ग है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा, गंगम मतलब गंगा, तो गंगा के समीप क्या हो जाएगा, गंगा के समीप। लेकिन जो समीप है इसमें जो उप है वो आपका क्या है, उपसर्ग है। और जिस समास का पहला पद उपसर्ग होता है उसमें क्या होता है, वह आपका अव्ययी भाव होता है। तो इसका जवाब आपका राइट अव्ययी भाव होगा, कल वाला जो उपगंगम प्रश्न था। ठीक है, प्रश्न संख्या शायद 14 थी, प्रश्न संख्या शायद 14 थी, एक बार आप कल वाली सीरीज को देख लीजिएगा, उसका राइट विकल्प होगा अव्ययी भाव। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है अस्वस्था, इसको देख लीजिए, अस्वस्था, है ना। तो अस्वस्थता की बात करें तो इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दूसरा साथियों क्या हो जाएगा, स्वस्था हो जाएगा, क्या होगा, स्वस्था हो जाएगा। और आ का अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है नहीं, क्योंकि पूरे पद का अर्थ कैसा कर देता है, नकारात्मक कर देता है, नकारात्मक कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा नंच तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, नंच तत्पुरुष। तो नंच नहीं दिया है लेकिन तब भी आप किसको टिक लगाओगे, तत्पुरुष समास को लगाओगे, किसको लगाओगे, तत्पुरुष समास को लगाओगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर तत्पुरुष नहीं होता, सपोज करिए अगर यहाँ पर दिया होता अव्ययी भाव, एक सेकेंड, अगर यहाँ पर दिया होता बहुब्रीहि, या साथियों यहाँ पर दिया होता द्वंद्व, या यहाँ पर दिया होता देघु, तत्पुरुष होता ही नहीं, तब आप अव्ययी भाव को लगाते। लेकिन जब आपका तत्पुरुष है तो आप तत्पुरुष को ही टिक लगाओगे, किसको लगाओगे, तत्पुरुष समास को ही टिक लगाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अव्ययी भाव में समास है, अव्ययी भाव में समास है मतलब आपको बताना है इसमें कौन सा अव्ययी भाव समास है, आपको बताना है इन पदों में कौन सा अव्ययी भाव समास में होगा। पहला है आपका द्वादश, देखिए द्वय प्लस 10 दोनों तरफ संख्याएं हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आदि हरि, आदि हरि, हरि है ना, हरौती हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राजपुरुषा, राजा का पुरुष, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। पीतांबरा की बात करें तो पीत धन अंबर, इसमें दो होंगे, या तो आपका कर्मधारय होगा और या साथियों बहुब्रीहि होगा, क्या होगा, बहुब्रीहि होगा। तो इसका राइट विकल्प आपका क्या जाएगा, वी विकल्प चला जाएगा, आदि हरि रहेगा, क्या रहेगा, आदि हरि रहेगा। चलिए फटाफट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है गुण संज्ञा का सूत्र है, किसका, गुण संज्ञा का। देखिए कभी अगर गुण संज्ञा पूछी जाए तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे आदेंग गुणः, क्या कहेंगे, आदेंग गुणः। अगर गुण संधि पूछी जाए, गुण संधि पूछी जाए तो गुण संधि में क्या होगा, आद गुणः, क्या होगा, आद गुणः। अब यहाँ पर जब आद गुणा की बात की जाए तो यहाँ पर साथियों क्या आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, अर आएगा और अल आएगा, यानी यहाँ पर कितने वर्ण आएंगे, 4 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, बट यही अगर प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाए, अगर संज्ञा के विषय में बात की जाए तो इसका क्या होगा, अत धन एंग धन गुणा, अत का होगा आ और एंग का होगा ए और ओ, क्या होगा, ए और ओ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी आपके, यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, गुण संज्ञा हो जाएगी। कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 3 वर्ण होते हैं। गुण संज्ञा पूछा गया है तो क्या होगा, आदेंग गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, आदेंग गुणा हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है मया लोभा त्यजते, देखिएगा
मया, लोभा, त्यजते, त्यजते, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ते लगा है, वैसे बाकी सभी में यते लगा होता तो इसमें या का, देखिए यहाँ पर त्यजते होना चाहिए, लेकिन जब मेल हुआ तो या का लोप हो गया, त्यजते बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो आप अहाम, आवाम, बयाम, माम, आवाम, अस्मान, मया, यानी मया किसमें है? तृतीया में है। तो मया तृतीया में है तो लोभा किसमें होगा? लोभा प्रथमा में होगा, क्योंकि ये जो वाक्य है वो किस वाच्य में है? कर्म वाच्य में है। अब हमें इसको बनाना किसमें है? तो हमें इसको बनाना है साथियों कर्ता वाच्य में। तो जब कर्ता वाच्य में बनाएंगे तो मया को किसमें बनाएंगे? प्रथमा में बनाएंगे। लोभा जो कि प्रथमा में है हम इसको किसमें ले जाएंगे? द्वितीया में ले जाएंगे। जो क्रिया है उसमें त्या को हटाएंगे, ते को हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अहम का क्या, मया का क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहम हो जाएगा। लोभा का क्या हो जाएगा? लोभम हो जाएगा। तो अहम, अब लोभम देखिए कहाँ दिया है? तो 2 जगह लोभम दिया है। ये 2 विकल्प तो आपके गलत हो गए। अधिकतर साथी दे रहे हैं आंसर बच्चा सी में। देखिए एक बात जरा गौर से सुनिएगा, ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई तो हम इसको हटा दें, है ना, क्योंकि अहम लोभम तक तो समझ में आ गई, सिर्फ क्रिया नहीं समझ आ रही। क्रिया को समझाते हैं। देखिए रूप कैसे चलते हैं? सा, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है। अहम, आवाम, वयम, ठीक है। वैसे साथियों अगर हम बात करें तो ये हमारी प्रथमा है, प्रथम पुरुष, ये हमारा द्वितीय पुरुष है जिसको हम कहते हैं, जो भाई जिसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और ये है हमारा उत्तम पुरुष, ठीक है। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, एक बहुवचन है। अब हम यहाँ पर क्रिया लगाते हैं, तो यहाँ पर लगाते हैं जैसे गम धातु के चलाते हैं वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा गच्छति, यहाँ पर हो जाएगा गच्छतः, यहाँ पर हो जाएगा गच्छन्ति, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गच्छसि, यहाँ पर हो जाएगा गच्छता, गच्छथा, यहाँ पर हो जाएगा गच्छथ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि, यहाँ पर हो जाएगा गच्छावः, यहाँ पर हो जाएगा गच्छामा, ठीक है। हमने आपको जब लकारें याद कराई थी तो हमने कहा था रूप कैसे चलते? ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवा, आमा। तो अहम के साथ हमेशा क्या आएगा? मी आएगा। अहम के साथ क्या आएगा? मी आएगा। तो साथियों राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? डी विकल्प जाएगा। क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा। बच्चा इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, उसमें आपको बच्चा याद होना चाहिए कि किसमें ती, ता, अंति कैसे आएगा। एक वचन करता अगर सा होता तो ती आता, है ना, ये तो हमने आपको लकारों में याद करवाया था। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है शुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध वाक्य। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा? अहम, तो आप ये तो याद होगा, हमने आपको बताया था ती, ता, अंति, सीथा था, सीथा था, आमी, आवा, आमा, आमी, आवा, आमा। क्या आपको ये नहीं याद है? यहाँ पर हमने बताया था सा, तौ, ते। अगर एक वचन हो तो ती, 2 वचन हो तो ता, बहुत से हो तो ते। वैसे ही अगर यहाँ पर हो त्वम तो सी, अगर हो युवाम, युवाम तो था, और अगर यूयम तो था, यूयम तो था। वैसे ही अगर अहम तो आमी, अहम, आवाम तो आवा, अहम, आवाम, वयम तो आमा, वयम तो आमा। अब देखिए यहाँ पर अहम ग्रहम गच्छति, ती होगा नहीं क्योंकि ती सा के साथ आता है। सा ग्रहम गच्छसि, सा के साथ तो ती आता है, सी किसके साथ आता है? त्वम के साथ आता है। त्वम ग्रहम गच्छति, किसके साथ? सी आएगा।
त्वम गृहम गच्छस, तो बच्चा राइट विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। डी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो साथियों आज की सीरीज में प्रश्नों की संख्या इतनी ही थी। मिलते हैं ठीक 2 बजे आपकी साइंस की सीरीज के साथ। 2 बजे मिलेंगे साइंस की क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।